गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 144 है यूपीपीएससी के लिए और टेस्ट सीरीज़ बना रखी है। सीरीज़ की प्लेलिस्ट में उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ठीक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 144 तक पहुँच सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। सिविल सर्विस स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल करके। फुल टेस्ट है, उसमें पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम तक प्रोवाइड करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम वेवलेंथ जो होती है, तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है वो कौन सा है इनमें? लाल, पीला, नीला, बैंगनी, बताइए। रेड, येलो, ब्लू, वॉयलेट। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला पूछ रहा है, तो सबसे कम वेवलेंथ होती है बैंगनी की। सर्वाधिक पूछे तो लाल रंग की। तो बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है सबसे कम, और जबकि लाल रंग की जो होती है वो सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भोजन की विषाक्तता का कारण होता है कौन है इसमें? ई कोलाई है, साल्मोनेमा बेसिलाई है? साल्मोनेमा बेसिलाई है। तो भोजन विषाक्तता का कारण साल्मोनेमा बेसिलाई है। और स्टेफाइकोस हो गया एक हो गया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये जो बैक्टीरिया है ये भी भोजन को विषाक्त बनाते हैं। नंबर 3 पर आ जाइए। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। किसकी क्षमता खो देता है? हीमोग्लोबिन की खो देता है। तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसीज है, ठीक है, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, उसी की तरह थैलेसीमिया भी एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, और इस रोग से पीड़ित बच्चों में जन्म के कुछ महीने के बाद ही अत्यधिक एनीमिया हो जाता है, उनको आरक्तता आ जाती है, जो जीवित रखने के लिए बाहरी रक्त देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, उनको जीवित रखने के लिए बाहरी रक्त देना अनिवार्य हो जाता है। अतः थैलेसीमिया के रोगी का जो शरीर है वो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से, मध्य प्रदेश की। ठीक है, हथनौरा नामक स्थान है वो। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी पर हथनौरा नामक पुरा स्थल से मिला है और यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। नंबर 5 पर आ जाइए। भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी द्वीप जो है वो अवस्थित है। ठीक है, बैरन की बात कर रहा है प्रश्न, वही है एकमात्र बैरन, अंडमान निकोबार द्वीप में। तो भारतीय द्वीप समूह में कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। जो बैरन द्वीप है, बैरन आइलैंड नामक द्वीप भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यूपीएससी का भी फेवरेट है, 2-3 बार प्रश्न कर चुकी है पिछले 10 वर्षों में। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती? किसी? यमुना यमुनोत्री से निकलती है, अलकनंदा भी हिमनद से निकलती है, मंदाकिनी भी। कोसी नहीं निकलती। तो कोसी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं होता। ठीक है, यह नदी कौसानी की पहाड़ियों पर, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर स्थित धार पानी धार से निकलती है और उत्तराखंड के रामनगर में यह जो नदी है वो मैदानों में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में रामगंगा में मिल जाती है। नंबर 7 पर आ जाइए। प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी पूछिए तो पहली कौन सी है? पहली है अन्नाईमुडी और दूसरी है डोडा बेटा। तो बी है इसका आंसर। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नाईमुडी है, 2695 मीटर है, जो कि पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, अन्नामुडी अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, याद रखिएगा। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहोगे? द्वार या दून? दून कहते हैं। तो निम्न हिमालय, सॉरी निम्न हिमाचल, ठीक है, हिमालय भी बोल सकते हैं इसको, दो दो तीन तीन तो नाम है इनके। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून के नाम याद रखिएगा। देहरादून, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल भी है, कोटली दून और पाटली दून। हाल ही में चर्चा में रहा है क्या? ग्लोबल गेटवे प्लान किस संस्था की पहल है ये?
ग्लोबल गेटवे प्लान हम एक बार और चर्चा कर चुके हैं इस पे। विश्व बैंक की है क्या? नहीं। ब्रिक्स नहीं, यूरोपीय यूनियन की है। तो हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्लोबल गेटवे प्लान नामक एक योजना की घोषणा की है जो वर्ष 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो जुटाने से संबंधित है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राज्य पक्षी है किसका? राजस्थान, उत्तराखंड का हिमालयन मोनल। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का एक राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है ये। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नंबर 11 पर आ जाइए। विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई। तो हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई ने सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। तो सी है इसका आंसर। सुप्रसिद्ध चित्र वणी ठणी का संबंध किससे है? कौन सी शैली से है? इसका संबंध है किशनगढ़ शैली से। तो बणी ठणी किशनगढ़ के मारवाड़ स्कूल से निहलचंद द्वारा चित्रित एक भारतीय लघु चित्रकला है। ठीक है, निहाल भी लिखा है कहीं कहीं। यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है इसको लेकर। नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी? हरियाणा नहीं, दिल्ली में की जाएगी, किशनगंज। तो भारतीय रेलवे के द्वारा दिल्ली के किशनगंज में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी, सीधे सीधे याद रखिएगा। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत का पहला चिकित्सा शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी, महाराष्ट्र के पुणे में। तो देश का पहला चिकित्सा शहर पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, महाराष्ट्र में। नंबर 15 पर आ जाइए। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तराखंड है इसका आंसर। तो हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो भारत में पहली है। तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में कहाँ पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी की भैरव घाटी में, लंका नामक स्थान पर। नंबर 16 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ठीक है, तीन तीन बातें लिखी हैं, किसी एक के बारे में लिखिए नीचे। ओमान, कतर, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात के। तो क्या है वो? अब आ गया पूरा फ्रेम। तो यह होम्बूर जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर है जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात के 5वें हिस्से का आयात करता है। यह खाड़ी क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास करती हैं। दुकम बंदरगाह जो है वो इसी देश में स्थित है। अब बताइए कि उपरोक्त कथन सर्वाधिक रूप से उचित निम्नलिखित में से किस देश का वर्णन करते हैं? यह एकमात्र खाड़ी देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास करती हैं। तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु, ठीक है, जल, वायु और थल, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब? यह है ओमान, ऑप्शन नंबर ए। तो सल्तनत ऑफ ओमान खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है ओमान। ओमान होम्बूर जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है जिसके माध्यम से भारत जो है अपने तेल आयात के 5वें हिस्से का आयात करता है। ओमान हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है और जो दुकम बंदरगाह है वो ओमान के दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर स्थित है। यह रणनीतिक रूप से ईरान में चाहबार बंदरगाह के निकट स्थित है। ठीक है, यह कौन? दुकम की बात हो रही है। और मॉरिशस में सेशेल्स और अगालेगा में विकसित किए जा रहे अजम्पशन द्वीप के साथ दुकम बंदरगाह जो है वो भारत के सक्रिय समुद्री सुरक्षा रोड मैप में सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। सट्टेबाजी और जुआ संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 थी। प्रथम संविधान संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 10वीं जोड़ी, 11वीं जोड़ी, 12वीं जोड़ी।
कौन कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी, ये भी पूछ लिया था एग्जाम में। तो सट्टेबाजी और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। तो देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि एक राज्य विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। ठीक है, ऐसा कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि लॉटरी जो है एक जुआ गतिविधि है। सट्टेबाजी और जुआ संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। ऐसे में राज्य सरकारों को उन सभी गतिविधियों पर कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है जो लॉटरी सहित सट्टेबाजी और जुए की प्रकृति की हैं। सट्टेबाजी और जुआ एक प्रकार की व्यापक श्रेणी है जिसमें घुड़दौड़, व्हीलिंग तथा अन्य स्थानीय सट्टेबाजी एवं जुए से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा के कारण न्यूज में था यह प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत के इतिहास में आपराधिक कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड थॉमस वॉशिंगटन मैकाले को, ये पूरा नाम है इतना, भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार माना जाता है या कहा जाता है। लॉर्ड थॉमस वॉशिंगटन मैकाले या कॉर्नवालिस। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा शासित है। भारत में आपराधिक कानून बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट, और पहला भी करेक्ट है। लॉर्ड थॉमस वॉशिंगटन मैकाले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो भारत में आपराधिक कानूनों का संहिताकरण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जो कमोवेश 21वीं सदी में भी उसी तरह ही है। ठीक है, मतलब आज। देखिए, लॉर्ड थॉमस वॉशिंगटन मैकाले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और भारत में आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पिनल कोड 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आदि के तहत संचालित होते हैं। और आपराधिक कानून को राज्य एवं उसके नागरिकों के बीच संबंधों की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। H2O हो बच्चों के लिए वाटर वाइज प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये पहल किसकी है? H2O नीति आयोग? नहीं, ये है यूनेस्को की, ऑप्शन नंबर बी। तो H2O पहल जो है वो यूनेस्को द्वारा जुलाई 2021 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और अन्य के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। H2O जो है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के भारतीय स्कूली बच्चों के लिए तैयार किया गया एक अनूठा कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है पानी की सीमित उपलब्धता, सतत उपयोग, संरक्षण और दोहन आदि के विषय में जागरूकता बढ़ाना। यह पर्यावरण की सुरक्षा हेतु छात्रों को अपने स्वयं के अनुभव और प्रस्तावों को साझा करने में सक्षम बनाता है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, पॉलिटी से है प्रश्न। आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, वे भारतीय संविधान के भाग 18 में निहित हैं और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। कौन सा सही है? ठीक है, जर्मन वीमर कॉन्स्टिट्यूशन आपातकालीन उपबंध करेक्ट है स्टेटमेंट। भाग 18 ही है ना, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। सही पूछा, देख लीजिए नीचे। तो आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में शामिल अनुच्छेद 352 से 360 तक। और भारतीय संविधान 3 प्रकार की आपात स्थितियों को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। 352 है, 356 है, 360 है। संवैधानिक आपातकाल मतलब राज्य में संवैधानिक जो तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उसी की बात हो रही है। कई बार लगाए तो राज्यों में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है और वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा अभी तक। ठीक है, 1 बार भी नहीं, 0। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है,
हालांकि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार जो निलंबित हो जाते हैं वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। आपातकालीन उपबंध भारत में कहाँ से? भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935। और आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार आपके जो FR फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो जाते हैं वो जर्मनी के वीमर से। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम एक बार। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इसकी पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसका MRP बहुत कम है, मात्र 149। ठीक है। 15 प्लस फुल टेस्ट है इसमें, 11 हमने अपलोड कर दिए हैं उस पेड सीरीज़ में, तो 15 का टारगेट तो मेरे को लगता है 25-30 तक जाएगा एग्ज़ाम तक। धन्यवाद।